इस वाली वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल के बारे में। सो पार्ट 1 में हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा था फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल और स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल के बीच में। फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा था, उनकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी वो फिक्स थी, लेकिन स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है फिक्स नहीं होता, वो फ्लक्चुएटिंग होता है। लेकिन फिर भी अगर एक फिक्स्ड वैल्यू देने को बोलें या एवरेज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूछा जाए नोडल टिश्यू का, तो ऐसे नोड का आप याद कर लो -50 मिलीवोल्ट और एवी नोड का याद कर लो -60 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल में भी कुछ फेजेस होते हैं, यहाँ पर भी कुछ फेजेस होते हैं। तो जो जीरो फेज यहाँ पे होता है वो डीपोलराइजेशन का फेज होता है, वो ये वाला फेज है। ठीक है, इस वाले फेज को हम फेज 3 कहते हैं जिसमें कर्व फॉल कर रहा है, और ये फेज 4 होता है जिसमें वापस से ये वाला फेज रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले फेज को हम क्या बोलते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस वाले फेज को हम बोलते हैं प्री पोटेंशियल फेज। इसका एक्सप्रेशन नाम है प्री पोटेंशियल फेज, या फिर इसे हम पेस मेकर पोटेंशियल भी कहते हैं। जैसे हमने पार्ट 1 में आयनिक बेसिस देखा था फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल का, स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल का भी आयनिक बेसिस देखते हैं। यहाँ पे देखो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं है, जैसे फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल के केस में जो मेम्ब्रेन वोल्टेज था वो कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना जो नोडल टिश्यू होता है, किसके लिए ग्राफ, नोडल टिश्यू के लिए। नोडल टिश्यू की मेम्ब्रेन पर ना कुछ स्पेशल चैनल्स होते हैं, इन्हें हम HCN चैनल्स कहते हैं। HCN की फुल फॉर्म क्या होती है? HCN चैनल्स होते हैं हाइपर पोलराइजेशन इंड्यूस्ड कैंप न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल्स। इसका क्या मतलब है, ये जो चैनल्स होते हैं ना, ये स्पेशल टाइप के सोडियम चैनल्स ही होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा था कि जो सोडियम चैनल्स थे जिनका रैपिड इन्फ्लक्स हुआ था और एक स्टीप राइज आ रहा था, वो फास्ट टाइप सोडियम चैनल्स थे। ठीक है, उसकी वजह से एक स्टीप स्लोप आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, और उनके स्लो होने की वजह से ये धीरे धीरे राइज करता है ग्राफ। ठीक है, तो ये सोडियम को अंदर भेजेंगे, बट ये स्लो टाइप है तो धीरे धीरे राइज करेगा। अब जैसे ही सोडियम अंदर आएगा, ये मेम्ब्रेन वोल्टेज को थोड़ा सा पॉजिटिव कर देगा, और इसकी वजह से एक दूसरे टाइप के चैनल्स ओपन हो जाएंगे जिन्हें हम फास्ट टाइप कैल्शियम चैनल्स बोलते हैं। फास्ट टाइप कैल्शियम चैनल्स को हम T टाइप कैल्शियम चैनल्स ही बोलते हैं, और इनसे रैपिड एंट्री हो जाएगी कैल्शियम की। धीरे धीरे कैल्शियम चैनल्स इतने ओपन हो जाएंगे कि ये मेम्ब्रेन वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक ले जाएंगे। ये जो 40 मिलीवोल्ट आपको देखने को मिल रही है, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज रीच हो जाती है, वैसे एक्शन पोटेंशियल इंड्यूस हो जाता है। तो -40 मिलीवोल्ट्स से लेके +10 मिलीवोल्ट्स तक हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आ जाता है। ये जो डीपोलराइजेशन फेज आया है, जिसे हम फेज 0 ऑफ एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ये भी कैल्शियम चैनल्स की वजह से आया। लेकिन यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल्स है वो L टाइप कैल्शियम चैनल्स है। L टाइप कैल्शियम चैनल स्लो टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स तो कराते हैं, लेकिन उतने रेट से नहीं कराते। अगर पुराने वाले एक्शन पोटेंशियल ग्राफ से कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल वाला फेज था, यानी कि फेज 0, वो ये वाला फेज था जिसमें स्टीप स्लोप आ रहा था। मतलब यहाँ पे स्टीप स्लोप आ रहा था। ये किसकी वजह से था? ये सोडियम के रैपिड इन्फ्लक्स की वजह से था, जो फास्ट टाइप सोडियम चैनल्स थे। लेकिन जो हमारे पास ये वाला ग्राफ है, इसमें हम धीरे धीरे राइज देख रहे हैं ना, धीरे धीरे ऐसे राइज देख रहे हैं, एकदम स्टीप सा राइज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चैनल जो ओपन हुए हैं वो स्लो टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट फेज है वो है रैपिड रिपोलराइजेशन का फेज, जो कि फेज 3 है। अब हमें पता है कि रिपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, जब पोटेशियम का एग्जिट होता है, उसकी वजह से रिपोलराइजेशन हो जाता है। और उसके बाद फाइनली हमारे पास एक फेज आ जाता है फेज 0, जो कि प्री पोटेंशियल फेज का रिस्टोरेशन होता है। लेकिन इस वाले फेज में पहुंचने से पहले हम ये देखते हैं कि प्री पोटेंशियल फेज किसकी वजह से अचीव हो पा रहा है। तो प्री पोटेंशियल फेज का रीजन ये था कि हमारे कुछ स्पेशल टाइप के चैनल्स होते हैं HCN चैनल्स, ये क्या करा रहे थे, सोडियम का स्लो एंट्री करा रहे थे। स्लो टाइप सोडियम चैनल्स थे ये। ठीक है, जब सोडियम थोड़ा थोड़ा अंदर आया, उसने वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट करा, जो कि फास्ट टाइप कैल्शियम चैनल्स थे, और वो फटाफट से मेम्ब्रेन वोल्टेज को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के पास ले गए। और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जैसे आया, उसके बाद हम पता है कि एक्शन पोटेंशियल आ जाता है। HCN चैनल थोड़े स्पेशल टाइप के चैनल्स होते हैं, स्पेशल होते हैं, पिक्यूलियर भी होते हैं, इसलिए हम फनी चैनल्स भी इन्हें बोलते हैं। क्यों हम इन्हें फनी बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे मोस्ट ऑफ द चैनल्स होते हैं वो डीपोलराइजेशन पे खुलते हैं, लेकिन ये कब ओपन होता है, ये HCN चैनल कब ओपन होता है, ये हाइपर पोलराइजेशन पे इंड्यूस हो जाते हैं। कैसे? देखो, ऐसे नोड का जो हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखा वो -50 मिलीवोल्ट देखा एवरेज। ठीक है, और AV नोड का हमने देखा -60 मिलीवोल्ट। तो अभी के लिए आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे नोड का ग्राफ है -50 मिलीवोल्ट। तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो ये वाला फेज आ रहा था, जिसमें ये ऐसे ऊपर उठ रहा था और फिर ऐसे जा रहा था, तो ये -65 मिलीवोल्ट पे आ रहा था। मतलब ये और ज़्यादा नेगेटिव है, और ज़्यादा जब -50 मिलीवोल्ट से और नेगेटिव है ना -65 मिलीवोल्ट, इस पे जाके HCN चैनल्स ओपन हुए, और HCN चैनल्स ओपन हुए तो उन्होंने सोडियम का इन्फ्लक्स कराया, क्योंकि स्लो सोडियम चैनल्स ही हैं।
तो हाइपर पोलराइजेशन मतलब और नेगेटिव वोल्टेज पर ही ओपन हो रहे हैं, जबकि बाकी केसेस में या फिर हमने जो पहला वाला ग्राफ भी देखा था फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल, उसमें -90 मिली वोल्ट पे सोडियम चैनल्स का इन्फ्लक्स हो गया था। मतलब इससे थोड़ा सा कम नेगेटिव होगा तब जाके सोडियम चैनल्स ओपन हुए थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव पे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा फ़नी चैनल्स बोलते हैं, क्योंकि फिर फ़नी करंट एक ऐसा करंट इंड्यूस करते हैं जो हाइपर पोलराइजेशन पे आता है, इस वजह से हम इन्हें फ़नी चैनल्स बोलते हैं। बहुत सारे टाइप के HCN चैनल्स होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन नोडल टिश्यू में हमें HCN 4 चैनल्स देखने को मिलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम HCN चैनल्स को HP बोल देते हैं। अब हम वापस से आते हैं और ये देखते हैं कि फेज़ 4 कैसे आया। तो फेज़ 1 का रीज़न तो हमने देख लिया, प्री पोटेंशियल है, पेसमेकर पोटेंशियल है। फेज़ 4 देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि रिपोलराइजेशन में ना पोटेशियम चैनल्स, जो पोटेशियम आयन है वो बाहर जा रहा था, पोटेशियम आयन बाहर जा रहा था, और डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा था, कैल्शियम आयन अंदर। आप ये समझो कि मान लो ये सेल के अंदर का पार्ट है। ठीक है, पेसमेकर में क्या हो रहा था, सोडियम अंदर आ रहा था, इसमें कैल्शियम भी अंदर आ रहा था, इसमें कैल्शियम अंदर आ रहा था और इसमें पोटेशियम बाहर जा रहा था। तो देखो कि पोटेशियम को बाहर भेजना है तो पहले तो कैल्शियम का क्लोजर कराना पड़ेगा सच दैट कैल्शियम अंदर ना आए, नहीं तो ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बन जाती। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल्स यहाँ क्लोज थे। लेकिन अगर अब देखो यहाँ पे अगर पोटेशियम बाहर ही जाता रहेगा फिर ये तो लाइन और नीचे चली जाती। तो हम इसे वापस से ऐसे फेज़ में कैसे लाएं कि सोडियम अंदर आने लगे, सोडियम वापस अंदर आने लगे, ये हम कैसे इंश्योर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, सोडियम एंट्री इज़ मोर देन पोटेशियम एग्जिट। यानी कि जो HCN चैनल्स होते हैं वो सोडियम की एंट्री तो अलाउ करते हैं और पोटेशियम का एग्जिट, यानी कि जो HCN चैनल्स होते हैं वो सोडियम की एंट्री भी अलाउ करते हैं और पोटेशियम का एग्जिट भी अलाउ करते हैं, लेकिन सोडियम की एंट्री ओवर पावर करती है पोटेशियम के एग्जिट को। तो जब सोडियम की एंट्री बहुत ज़्यादा होने लगेगी तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो हमें यही चीज़ करनी है। हमने ये देख लिया कि इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न क्या था, लेकिन वापस से इसको रिस्टोर करने के लिए हमें पता है कि पोटेशियम का तो एग्जिट हो रहा है सेल से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेशियम के एग्जिट को थोड़ा सा कम कर देंगे। पोटेशियम का एग्जिट अगर कम हो गया, अगर पोटेशियम का एग्जिट उसी रेट से होता रहा तो ये और नेगेटिव चला जाता, लेकिन अगर हमें इसे रिस्टोर करना है तो पोटेशियम का एग्जिट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और सोडियम की एंट्री थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा, अगर हम पोटेशियम की परमेबिलिटी कम कर देंगे। अगर सेल की हम परमेबिलिटी कम कर देंगे पोटेशियम के लिए तो पोटेशियम थोड़ा सा अंदर ही रह जाएगा और सोडियम और अंदर आने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये रिस्टोरेशन हो जाएगा, रिस्टोरेशन हो जाएगा उस फ्लक्चुएटिंग मेम्ब्रेन वोल्टेज का। ठीक है, तो बेसिकली यही वाला फेज़ है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि प्री पोटेंशियल फेज़ के 3 रीज़न बताओ, तो प्री पोटेंशियल फेज़ किस वजह से आता है, मतलब -60 मिली वोल्ट से वोल्टेज -40 मिली वोल्ट तक कैसे पहुँच पाती है। तो उसका पहला रीज़न तो ये है कि स्लो सोडियम चैनल्स यानी कि HCN चैनल्स ओपन हो जाते हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि T टाइप कैल्शियम चैनल्स यानी कि जो फास्ट टाइप कैल्शियम चैनल्स है उनकी भी ओपनिंग हो जाती है, जो उसको -40 मिली वोल्ट तक ले जाते हैं। और थर्ड रीज़न ये है कि जो पोटेशियम की परमेबिलिटी हो जाती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पोटेशियम का एग्जिट कम होता है और रिपोलराइजेशन से वो सेव हो जाता है। तो ये था आयनिक बेसिस इस वाले पर्टिकुलर ग्राफ का। अब हम एक नई चीज़ सीखते हैं, वो है इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन नोडल टिश्यू। अब इसका आंसर आपको खुद भी पता होगा कि जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है ऐसे नोड पर या AV नोड पे, तो वो क्या करती है, वो हमें पता है कि हार्ट रेट को बढ़ा देती है। अब हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं कि कैसे हार्ट रेट बढ़ जाता है। हमारे पास ये नोडल टिश्यू का सेल है, यहाँ पे इसके पास β1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जैसे मायोकार्डियल के सेल पर होते हैं। जैसे हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, ये कैम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब जब कैसी कैम बढ़ेगा तो वो HCN चैनल्स को स्टिमुलेट कर देता है। HCN चैनल्स क्या करते हैं, सोडियम की एंट्री करा रहे होते हैं, तो सोडियम की एंट्री और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये L टाइप कैल्शियम चैनल्स की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। तो जब L टाइप कैल्शियम चैनल्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो जो हमारा फेज़ ज़ीरो जो था एक्शन पोटेंशियल का, उसका रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 इफेक्ट देखने को मिलेंगे। देखो जो इनिशियली ग्राफ था वो कुछ इस टाइप से था, ऐसे चला था ग्राफ। अगर हम इसको देखें, ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे आप स्ट्रेस में आ गए और सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई बॉडी की, तो यहाँ पे क्या होगा, प्री पोटेंशियल वाला फेज़ और भी जल्दी राइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि HCN चैनल स्टिमुलेट हो गए हैं कैम की एक्टिविटी से, और ये वाला जो फेज़ था, फेज़ 0 ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये भी बढ़ जाएगा क्योंकि L टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स की आपने एक्टिविटी बढ़ा दी। हाइट में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब मेम्ब्रेन वोल्टेज में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन टाइम में डिफरेंस आ गया। यहाँ पे जो टाइम था वो ज़्यादा था
और अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से जो टाइम हो गया वो कम हो गया। अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो रेट जो है वो घट जाता है, और अगर टाइम कम हो गया तो रेट बढ़ जाता है। यानी कि इस वाले केस में हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। जब दो ग्राफ्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास हार्ट रेट बढ़ गया। तो इस तरीके से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से कैम की एक्टिविटी बढ़ती है, कैम से HCN चैनल स्टिमुलेट होते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स भी स्टिमुलेट होते हैं, वो प्री पोटेंशियल के कर्व को भी स्टीप बना देते हैं और डीपोलराइजेशन के कर्व को भी स्टीप बना देते हैं, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। अब देखो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के केस में क्या होता है। आप सोचोगे इसका उल्टा हो रहा होगा, हाँ कुछ कुछ उल्टा ही होता है, बट एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करेगा, कैम की एक्टिविटी को कम कर देता है। जैसे कैम की एक्टिविटी कम होगी वो HCN की एक्टिविटी को कम कर देगा। HCN की एक्टिविटी अगर कम होगी तो सोडियम का इन्फ्लक्स ऑब्वियसली कम हो जाएगा। इन्फ्लक्स की वजह से जो स्लोप आएगा वो कम हो जाएगा, स्लोप ज़्यादा नहीं हो जाएगा, स्लोप कम हो जाएगा। देखो सिंपैथेटिक में तो स्लोप बढ़ रहा था, ओरिजिनल ग्राफ ये था, और सिंपैथेटिक में स्लोप इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्लोप डिक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के केस में ACH रिलीज़ होता है। हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वेगस नर्व के थ्रू आता है हार्ट पर, और वो ACH रिलीज़ करती है न्यूरोट्रांसमीटर। ACH क्या करेगा, स्पेशल टाइप ऑफ पोटेशियम चैनल्स पर जाएगा जो ACH को सेंस करते हैं, और वो पोटेशियम चैनल्स क्या करेंगे, वो पोटेशियम चैनल्स हाइपर पोलराइजेशन की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। अभी हाइपर पोलराइजेशन कहाँ से आ गया, इस पूरे ग्राफ में तो कोई हाइपर पोलराइजेशन था नहीं। देखो हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन ये तो देखो, ये तो रीपोलराइजेशन का फेज था। हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी नेगेटिव अगर ग्राफ चला जाए, मान लो ये और नीचे चला जाता ग्राफ, पोटेशियम का इतना एग्जिट हो रहा है कि पोटेशियम की ग्राफ और नीचे जाता जा रहा है, तो इस वाले फेज को हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये हाइपर पोलराइजेशन नॉर्मली नहीं होता, लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है ना तो ये आने लग जाता है, हाइपर पोलराइजेशन का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और जब हाइपर पोलराइजेशन का ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो कितना मुश्किल होगा वापस इसको दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना। कि देखो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट कैसा होगा, इसने प्री पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये वहीं के वहीं रहा, ठीक है। लेकिन अब जब ये नीचे जा रहा होगा ग्राफ तो इसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, तो ऊपर जाने में इसको वापस से टाइम लगेगा। तो अगर आप डिस्टेंस देखो अब और बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि प्री पोटेंशियल की ड्यूरेशन बढ़ गई है, इसलिए अब हार्ट रेट क्या है और ज़्यादा कम हो गया है। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट ये आता है कि हार्ट रेट कम हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट से इस वाले पर्टिकुलर ग्राफ में एक बार जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं। सो ये स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि एक प्री पोटेंशियल फेज़ आता है, फिर एक डीपोलराइजेशन का फेज़ आता है जिसे फेज़ 0 कहते हैं, और फिर एक फेज़ 3 आता है जिसे रीपोलराइजेशन का फेज़ कहते हैं। अगर रीपोलराइजेशन से फर्दर नेगेटिव होता जा रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो उसे हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, बट उससे पहले हमारा प्री पोटेंशियल फेज़ आ जाता है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि फेज़ 0 के बाद डायरेक्टली फेज़ 3 लिखते हैं, या फेज़ 1 और 2 एब्सेंट होता है। कौन से फेज़ 1 और 2, फेज़ 1 क्या था, फेज़ 1 क्या था, फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल में ट्रांजिएंट रैपिड रीपोलराइजेशन, और फेज़ 2 क्या था, प्लेटो फेज़। ये दोनों फेजेस यहाँ एब्सेंट होते हैं, और फेज 0 के बाद डायरेक्टली हमें फेज 3 देखने को मिलता है। अब प्री पोटेंशियल का रीजन क्या था, प्री पोटेंशियल के 3 रीजन थे। एक तो HCN चैनल्स की ओपनिंग थी जिससे स्लो सोडियम चैनल्स का इन्फ्लक्स हो रहा था। सेकेंडली स्लो सोडियम चैनल्स ने ओपन करा दिया फास्ट कैल्शियम चैनल्स को। कैल्शियम चैनल्स फटाफट मेम्ब्रेन वोल्टेज को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे ले गए। जैसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हुआ वैसे एक डीपोलराइजेशन का फेज आ गया। जैसे डीपोलराइजेशन फेज +10 मिलीवोल्ट पे पहुंचा, पोटेशियम आयंस का एग्जिट होने लगा और कैल्शियम चैनल्स का क्लोजर होने लगा। कैल्शियम चैनल्स के क्लोजर की वजह से, पोटेशियम चैनल्स के एग्जिट की वजह से मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन फेज में आ गया। फिर रीपोलराइजेशन से वापस अगर मेम्ब्रेन वोल्टेज को इंड्यूस करना था तो उसके लिए पोटेशियम की परमेबिलिटी को कम करना था, क्योंकि अगर पोटेशियम वापस से परमेबल रहता तो ये और नेगेटिव चला जाता। इसे प्रिवेंट करने के लिए हमने सोडियम की एंट्री तो बढ़ा दी और पोटेशियम के एग्जिट को थोड़ा सा कम कर दिया। तो इससे हमारे ग्राफ बन के निकलता है जिसको हम कहते हैं स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ। ये हमें SN नोड और AV नोड में देखने को मिलता है, जिनकी एवरेज रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यूज ये होती है। जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो वो इस वाले प्री पोटेंशियल फेज को स्टीप कर देता है, और जो डीपोलराइजेशन का फेज है इसको और ज्यादा स्टीप कर देता है। इस वजह से हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब भी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो प्री पोटेंशियल के स्लोप को और ज्यादा कम कर देता है, और जो हाइपर पोलराइजेशन है उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देता है, जिससे हार्ट रेट और कम हो जाता है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सो फाइनली हमने एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ्स को बहुत ही डिटेल में देख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।